टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से वो टाइप्स? there are some forces, they are called contact forces, and there are some other forces, they are called non contact forces. मतलब कुछ ऐसी forces हैं, they are called contact forces, और कुछ ऐसी forces हैं, they are called non contact forces. अब ये जो concept है contact forces और non contact forces का, that is based on कि अगर जो force है, means के contact forces are the forces जिनका ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी है, विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट देयर इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस। मतलब जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है या जिस सोर्स से फोर्स अप्लाई हो रही है, उस सोर्स का जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी है, ओनली देन इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस कैन बी एक्सपीरियंस। सो दोज फोर्सेस आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। whereas on other hand there are some forces, उनका जो इफेक्ट है it can be experienced without being in contact। मतलब जो फोर्स अप्लाइंग बॉडीज हैं, उनका उस बॉडीज के ऊपर जिनके ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रही हैं उनके साथ कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। सो दोज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब हम देखते हैं ये जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं, उनमें से what are the examples of the contact forces and what are the examples of non contact forces. So starting with the contact forces, so the very first type of contact force is applied force, या फिर हम इसको कहते हैं muscular force। अब ये जो applied force होती है या muscular force, this is the type of force जो आप अप्लाई करते हैं यूजिंग योर बॉडी पार्ट्स। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप अपने हैंड से, आप अपने फुट से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। दीज आर द सम एग्जांपल्स कि अगर आप फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग योर बॉडी पार्ट्स, यूजिंग योर बॉडी स्ट्रेंथ, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड एन अप्लाइड फोर्स और इट्स कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। Now the next type of contact force is the normal force। अब normal force का मतलब ये होता है, देखिए फॉर एग्जांपल if you place any object on any surface, let's say अगर आप इस बुक को टेबल के ऊपर आप रख देते हैं, तो what will happen, देखिए जो भी objects which are surrounded by the earth, तो earth is continuously exerting a force which is called a force of gravity of earth, और उस force of gravity का particular name है, that is called weight। It means कि ये weight क्या होता है? It's a force of gravity of earth। We'll be having more discussion on the weight in upcoming chapters, but uh, at this stage आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि this weight is the force of gravity of earth, ठीक है ना। So इस बुक के ऊपर continuously एक downward force act कर रही होगी, that is the weight of the object। तो इस weight के against ये जो surface होती है, it generates an opposite force to the this weight, that opposite force is called a normal force। मतलब ये जो normal force होती है ये सेल्फ जनरेटिंग फोर्स होती है, ये आप अप्लाई नहीं करते, ये खुद से जनरेट होती है और ये एक्ट करती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी ये उसके ऑपोजिट एक्ट करती है, और ये फोर्स कहाँ से जनरेट होती है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड अ नॉर्मल फोर्स। Now the next type of contact force is air resistance. Now air resistance क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट which is moving within the air, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो एयर में मूव कर रहा होता है, तो एयर क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टिव फोर्स जनरेट करती है। दैट रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। जस्ट कंसीडर दिस एग्जांपल, if this paratrooper is falling towards the earth because of the gravity, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो एट दैट सेम टाइम एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी? इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड पुल करेगी, या यू कैन से एयर रेजिस्टेंस विल एक्ट इन अ upward direction which is the opposite to the direction of the motion of the object, या direction of the gravity, ठीक है ना। so that force which acts on the objects against मीन्स के ग्रेविटी या अगेंस्ट जो इनकी अप्लाइड फोर्स होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज द टेंशन फोर्स। अब ये टेंशन फोर्स क्या होती है? दिस इज द फोर्स डेवलप्ड इन अ वायर, रोप और थ्रेड लाइक ऑब्जेक्ट्स। मीन्स के अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी रोप के साथ, किसी वायर के साथ, किसी थ्रेड के साथ या किसी
रॉड के साथ जब हैंग करते हैं, जब पुल करते हैं, तो उस रोप या उस थ्रेड में जो फोर्स जनरेट होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स. फॉर एग्जांपल, इफ दीज टू पर्सन्स आर पुलिंग दिस रोप, तो इस रोप में मींस के जो फोर्स जनरेट होगी, दैट फोर्स इज टेंशन. सेम लाइक, अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस पर्सन इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस रोप, अब देखिए ये पर्सन जो है ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, मींस के इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं दे आर नॉट दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अप्लाई कर रहा है यूजिंग दिस रोप. तो इस रोप में जो फोर्स जनरेट होगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन. सेम लाइक, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं यूजिंग रॉड, यूजिंग स्ट्रिंग, तो उस स्ट्रिंग या उस थ्रेड में जो फोर्स जनरेट होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ टेंशन. Okay? Now, next type of contact force is the frictional force. Now, frictional force क्या होती है? It's a very common type of force. ये वो force होती है अगर ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है, तो वो सरफेस क्या करती है, उसकी मोशन को रेजिस्ट करती है. सो दैट फोर्स व्हिच रेजिस्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट when object slides and when object moves on the surface, so that force is called force of फ्रिक्शन. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, ये डिपेंड करती है जो सरफेसेस की मींस के ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर मूव कर रहा है, उस सरफेस की जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो रफनेस होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है. ठीक. और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, इसका जो इफेक्ट है, अगर यू वांट टू एक्सपीरियंस के ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इफेक्ट कितना है, सो यू कैन एक्सपीरियंस जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे. मींस के जब ऑब्जेक्ट रेस में, तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता. जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, देन यू विल एक्सपीरियंस कि हाउ मच इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस. उस सरफेस का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना है. ठीक है ना. Now, one more important thing about the friction is that it always acts in the opposite direction. आप अगर ऑब्जेक्ट को लेट से आप ईस्टवर्ड मूव करवाना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगी टुवर्ड्स द वेस्ट. इट ऑलवेज एक्ट्स इन द opposite direction of the object. और दूसरी बात ये कि आप अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट अप्लाई अ लार्जर फोर्स देन द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मतलब अगर जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस सरफेस की है, आपने ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर मूव करवाने के लिए उससे लार्जर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. ओनली देन दैट ऑब्जेक्ट विल मूव. ठीक. नाउ लास्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज द स्प्रिंग फोर्स. ये स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? लेकिन जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो उस स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होती है. दैट फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स. सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ फोर्सेस व्हिच आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. So the very first type or and very common type of non-contact force is the gravitational force. अब ये gravitational force होती क्या है? देखिए, जब आप gravitational force means के when we listen about the gravitational force, तो हमारे माइंड में ये चीज आती है कि this is the force of gravity या force attractional pull of the earth. But remember this thing कि ये जो gravitational force होती है, this is not only the gravitational pull of the earth. ये वो फोर्स होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई ना कोई मास है, it can exert this force of gravity and that object can also experience the force of gravity from other objects. मतलब ये कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास है, चाहे वो स्मॉलर है चाहे लार्जर है, they can exert उनके जो है they can exert a force of gravity on other objects. Similarly, they can experience a force of gravity from other objects as well. किस तरह? Just consider the solar system. अब देखिए, सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं, डेफिनेटली दे विल बी हैविंग अ मास. सो अगर हम कंपेयर करें इनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, सो जो अगर देखिए सबसे जो लार्जर प्लैनेट है दैट इज सन. तो अगर हम सन को कंपेयर करें अर्थ से, तो सन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, दैट विल बी लार्जर एज कंपेयर टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑब्जेक्ट का मास जितना ग्रेटर होगा, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उतनी लार्जर हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई ये जो सन की जो ग्रेविटी है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है ऑन द अर्थ. बट जो अर्थ की ग्रेविटी है, उसका इफेक्ट सन पे बहुत ही कम होगा
मींस के बिकॉज ऑफ द इट्स स्मॉलर मास एज कंपेयर टू द सन। सेम में अगर हम कंपेयर करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून और अर्थ को, तो देखें अर्थ इज लार्जर एज कंपेयर टू द मून, तो इसका मतलब ये होगा कि अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मून है दैट इज लार्जर एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून ऑन द अर्थ। इसकी वजह से क्या होता है कि मून के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वो लार्जर होता है, लेकिन अर्थ के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट, जो मून की फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। अब इस इफेक्ट को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो जो ओशंस के अंदर टाइड्स प्रोड्यूस होती है, those tides are produced because of the gravitational pull of the moon। तो अब आप देखें वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो वाटर्स को मून जो ओशन का जो वाटर है मून उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, बट देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, सो यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस दोस टाइड्स। ठीक है, इसी तरह जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ से उनके साथ कांटेक्ट होगा। किस तरह होगा कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ या फिर सराउंडेड जो अर्थ से सराउंडिंग, अर्थ के सराउंडिंग है, ठीक है ना, सो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अर्थ अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही होगी। सेम वे जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर आल्सो एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ, बट अगेन जो ऑब्जेक्ट्स है उनका मास बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, तो इसकी वजह से अर्थ पे उन ऑब्जेक्ट की फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं होता, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बट बिकॉज दोज ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द अर्थ, तो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एज आई टोल्ड यू कि जो भी ऑब्जेक्ट जिसका भी कोई मास होगा इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली जो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहे होते हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर मासेस ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी ज्यादा हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक, now the next type of contact force is the magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज अगेन वेरी कॉमन टाइप ऑफ फोर्स, कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके दरमियान जो फोर्स होती है मींस के जिससे ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट या मैग्नेट्स को सेम पोल को रिपेल करते हैं, तो दैट फोर्स इज अगेन अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्यों नॉन कांटेक्ट है? बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट का मैग्नेट के साथ कांटेक्ट होना जरूरी है। विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी experienced। Similarly, the last type of non-contact force is the electrostatic force। ये electrostatic force क्या होती है? It's the force between the charged particles। Just like जिस तरह magnets के नॉर्थ पोल होते हैं, इसी तरह अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स होती है दैट फोर्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, अगर यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस एज वेल, कि जब आप कोम में अपने मींस के व्हेन यू रब योर कोम इन द हेयर, उसके बाद अगर आप इनको पीस ऑफ पेपर के करीब ले आते हैं तो पीस ऑफ पेपर्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द कोम। सो ये जो अट्रैक्शन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम लाइक जो क्लाउड्स के अंदर रेनी सीजन्स में जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So these are the some examples of contact and non-contact forces। So अगर हम इनको summarize करें, so this is the summary of these two types, contact and non-contact forces। Now we discuss कि देखिए